नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और मेरे साथ हैं आज जीतेश जी और हम बात करेंगे राजस्थान में गुर्जर वोट किधर जा रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मोटा-मोटा लगभग 42 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां पर गुर्जरों का एक बैलेंसिंग वोट है। इसमें दौसा जिले की और करौली धौलपुर दौसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, करौली धौलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और सवाई माधोपुर टोंक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की सारी सीटें यानी 8 सीटें हैं यहाँ एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। 24 ये फिर भरतपुर की एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें, फिर कुछ अलवर की, कुछ जयपुर रूरल की, कुछ कोटा की, कुछ भीलवाड़ा की, एक दो अजमेर की, मिला के ये 42 सीटें बनती। इनमें से पिछली बार 37 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। तो जीतेश जी, इस बार क्या चल रहा है? आप तो ग्राउंड में घूम रहे हैं यहाँ। राजस्थान की जो ये चुनावी प्रक्रिया है, क्या इन्हीं सीटों से निर्धारित होने वाली है? देखिए सर, मैं जब ग्राउंड पे घूम रहा हूँ तो पिछली बार मैंने देखा था 2018 का चुनाव था। तो कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटों पर गुर्जर प्रत्याशी उतारे थे और बीजेपी ने यहाँ पर 9 सीटों पर गुर्जर प्रत्याशी उतारे थे। और बीजेपी सारे सीटों पर चुनाव हार गई थी। तो आपको ध्यान होगा कि एक गुर्जर आंदोलन हुआ था जिससे वसुंधरा राजे से भारतीय जनता पार्टी से गुर्जर समाज नाराज था उस आंदोलन के बाद से। तो 2018 के अंदर एक नारा भी चल गया, वसुंधरा मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और साथ में गुर्जर समाज जो था वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुर्जर पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। राजस्थान के लिहाज की बात करें तो राजस्थान में गुर्जर जो है वो बीजेपी का वोट बैंक है वैसे। लेकिन पिछले हम लंबे अरसे से देखेंगे तो जो गुर्जर है वो बीजेपी को वोट करता है और बीजेपी के कई विधायक गुर्जर यहाँ पर रहे हैं। लेकिन 2018 के बाद एक लहर सी आई, सचिन पायलट को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, जिस पर गुर्जरों ने एक भी सीट जो गुर्जर विधायक है, उम्मीदवार है बीजेपी का, वो नहीं यहाँ पर नहीं जीता। और यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं, यहाँ पर 7 कांग्रेस के विधायक और एक अवाना जो बसपा से आए थे, बसपा से चुनाव लड़े थे जोगिंदर अवाना, वो यहाँ पर चुनाव जीते थे। टोटल मिला के 8 विधायक कांग्रेस के खाते में गए क्योंकि अवाना बाद में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है गुर्जर समाज की, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने हमें हीरो कोई और दिखाया और बना को और कोई दिया। तो उनके साथ धोखा और छलावे की स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी को गुर्जर समाज है वो यहाँ पर वोट नहीं कर रहा। जिन-जिन गुर्जर समाज के लोगों से हमने बातचीत की, चाहे रोहबास बयाना में बातचीत की, चाहे नदवई में बातचीत की, चाहे नगर में बातचीत की, चाहे अलवर में बातचीत की, चाहे टोंक में बातचीत की, चाहे दौसा में बातचीत की। मैं पहले आपके दर्शकों को सिलसिलेवार बता देता हूँ गुर्जर बाहुल्य कहाँ का इलाका है। भरतपुर में है, धौलपुर के अंदर बाड़ी, बसेड़ी के अंदर है, साथ ही सवाई माधोपुर के अंदर है, जयपुर में भी गुर्जर समाज के वोट बैंक है, टोंक, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर के नसीराबाद में रूपबास जो मैंने बताई थी आपको कि भरतपुर का इलाका आता है। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में वर्तमान समय में किसने कितनी टिकट दी है गुर्जरों को। तो बीजेपी ने 10 गुर्जर समाज के लोगों को टिकट दी है, कांग्रेस ने 11 लोगों को टिकट दी है। लेकिन यहाँ पर अब पहले बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने किन किसको टिकट दी है, वो मैं सिलसिलेवार बता देता हूँ कि बीजेपी ने किस किस को यहाँ पर टिकट दी है। तो बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दी है सबसे पहले कि आपको ध्यान होगा कर्नल बैसला जिन्होंने पूरा आंदोलन किया था गुर्जर समाज का, तो विजय बैसला को टोंक के देवली उनियारा से टिकट दी है। और विजय बैसला कर्नल बैसला के साथ सहायक की तरह रहे, उनके पुत्र हैं। तो एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने यहाँ पर दिया है कि कर्नल बैसला को एक बड़ी श्रद्धांजलि कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर दी है और उन्होंने समाज के लिए बड़े आंदोलन किए। गुर्जर समाज हमेशा से ही धार्मिक समाज रहा है, इसलिए वो बीजेपी को वोट भी करता है क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ एक समाज है और ये समाज जो है हमेशा धार्मिक रहा है, इसलिए उनको बीजेपी की रीति नीति और जो बीजेपी का विचार है वो पसंद आता है। अब बात करें नगर से जवाहर बेगम को टिकट दी है।
तो जवाहर बेगम यहाँ पर चुनाव निकालते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे जो मैं एनालिसिस कर पाया वहां पर जाके आया। विजय बैंसला की टक्कर का मामला बताया जा रहा है, लेकिन विजय बैंसला भी यहाँ पर चुनाव निकाल सकते हैं, जो मुझे सूचना मिल रही है अभी। अब बात करें करौली, दर्शन सिंह गुर्जर, पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया था, सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, तो दर्शन सिंह गुर्जर का यहाँ पर टिकट काटा कांग्रेस पार्टी ने। अब दर्शन सिंह गुर्जर करौली से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े जनाधार वाले नेता है और वहां पर उनका बड़ा दबदबा है, तो दर्शन सिंह गुर्जर भी करौली से यहाँ पे चुनाव निकाल लेंगे। हालांकि राजाराम गुर्जर टिकट मांग रहे थे, अब राजाराम गुर्जर यहाँ पर उनके खिलाफ बागी नहीं लड़ रहे, तो दर्शन सिंह गुर्जर बड़े जनाधार वाले नेता है, मुझे लगता है करौली में गुर्जरों का अच्छा दबदबा है, तो यहाँ पर दर्शन सिंह गुर्जर चुनाव निकाल रहे हैं। गंगापुर से मान सिंह गुर्जर, जो कि वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त अभी न्यूट्रल पोजीशन में है। मान सिंह गुर्जर भी पहले विधायक रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर चुनाव निकाल रहे हैं, उनको भी टिकट दी गई है। कोटपुतली में हंसराज पटेल को टिकट दी गई है, वो वहां पर चुनाव निकाल रहे हैं, क्योंकि मुकेश गोयल जो उनके पहले बीजेपी के अंदर थे, बागी थे, वो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हंसराज पटेल जो है वो यहाँ पर कोटपुतली से अभी चुनाव निकालने की स्थिति में, टक्कर वाली स्थिति में, लेकिन चुनाव निकाल लेंगे। खेतरी में धर्मपाल गुर्जर, आपको ध्यान होगा सर, आप तो लंबे अरसे से अधिकारी रहे हैं, तो धर्मपाल गुर्जर कब से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो 2008 से सुनता रहा हूँ धर्मपाल गुर्जर और उनके परिवार को। तो यहाँ पे खेतरी एक ऐसी विधानसभा है सर, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने गुर्जर उतारा है। धर्मपाल गुर्जर तो बीजेपी से हैं और खेतरी से यहाँ पर मनीषा गुर्जर है कांग्रेस की। एक ही विधानसभा है राजस्थान में जहाँ गुर्जर के सामने गुर्जर है। और खेतरी के बाद अब आ जाते हैं मांडल, उदयलाल भडाना। यहाँ पर थोड़ा मुझे संशय लग रहा है कि उदयलाल भडाना जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन उदयलाल भडाना भी टक्कर में है। पीपलदा तो जो है प्रेम सिंह गोचर है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, ये भी चुनाव निकाल देंगे। पीपलदा गुजर बहुल इलाका है। थाना खाजी हेम सिंह भडाना पहले मंत्री भी रहे राजस्थान सरकार में, अब वो भी चुनाव निकालने की स्थिति में है, क्योंकि थाना खाजी में भी स्थितियां बीजेपी के पक्ष में बनती हुई नजर आ रही है। कोटा उत्तर प्रहलाद गुंजल, आपको पता है कि जनाधार वाले नेता हैं और पहले भी शांति धारीवाल को वो चुनाव हरा चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्रहलाद गुंजल भी अलग तरह की राजनीति करते हैं, उनका भी जनाधार है, अपना अलग तरह का सिस्टम है। हालांकि वसुंधरा राजे कैंप में थे, लेकिन इन दिनों वो आलाकमान के नजदीक नजर आ रहे हैं और राजस्थान के आलाकमान जो नेता है उनके नियरेस्ट डियरेस्ट नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रहलाद गुंजल भी यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये मैंने बताई आपको बीजेपी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट, बीजेपी ने इनको टिकट दिया। अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस की 11 कौन कौन से। खेतड़ी से मनीषा गुर्जर, मुझे लगता है कि चुनाव टक्कर वाला है, क्योंकि बीजेपी गुर्जर के सामने गुर्जर है। जहाजपुर से धीरज गुर्जर, हाँ धीरज गुर्जर एक अच्छे जन नेता है, जहाजपुर से हैं और भीलवाड़ा जहाजपुर में उनका अच्छा दबदबा है, उनके भाई भी प्रधान रहे हैं पहले और दबंग नेता वहां के माने जाते हैं। तो हो सकता है धीरज गुर्जर यहाँ पे कांग्रेस के लिए चुनाव निकाल लें, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि धीरज गुर्जर से भी गुर्जर समाज नाराज है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर जो अशोक गहलोत ने कहा था कि नकारा और निकम्मा, तो ये शब्द मुझे लगता नहीं कि कोई भूल पाएगा। नकारा निकम्मा गुर्जर समाज कभी भूलेगा, तो मुझे लगता है जहाजपुर से भी धीरज गुर्जर की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि नकारा और निकम्मा जो शब्द धीरज गुर्जर तो सचिन के साथ थे नहीं ना। जी बिल्कुल, धीरज गुर्जर यही बता रहा था सर, सचिन के साथ नहीं है, इसलिए गुर्जर समाज उनसे नाराज है। अंदर अंदर खाने गुर्जर समाज जहाजपुर में धीरज गुर्जर को यहाँ पे चुनाव नहीं जिताएगा। मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एनालिसिस ये हो रहा है, मुझे मेरा विश्लेषण ये कहता है कि धीरज गुर्जर यहाँ पे चुनाव नहीं जीतेंगे। बानसूर से शकुंतला रावत के सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो राजपूत है देवी सिंह, वो वहां पे चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़े, अच्छे वोट लेके आए, इस बार देवी सिंह को पार्टी ने मौका दिया है। शकुंतला रावत से बेहद नाराज है गुर्जर वहां बानसूर के। मैं आपको बता दूं कि सर मैं वहां पर जाके आया था, तो गुर्जर समाज का ये कहना है कि वो अशोक गहलोत के साथ रही, सचिन पायलट के साथ एक दिन भी नहीं रही। जब सचिन पायलट अपनी सत्ता बना सकते थे, तो जो 21 विधायक गए थे यहाँ से मानेसर, उसमें वो शकुंतला रावत नहीं गई थी, इसलिए नाराज है। इंडोली अशोक चांदना से भी गुर्जर बेहद नाराज है। प्रभुलाल सैनी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो ओम बिरला है उनके करीबी माने जाते हैं। तो यहाँ पर इंडोरी से भी अशोक चांदना से गुर्जर नाराज है सचिन पायलट के कारण, तो यहाँ मुश्किल नजर आ रहा है। ये 5 सीटें अब मैंने आपको कांग्रेस की बता दी है। विराटनगर से इंदिराज गुर्जर, सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, लेकिन मुझे विराटनगर में थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है अभी, क्योंकि जो बीजेपी ने टिकट दिया है वो अच्छा टिकट दिया है विराटनगर के अंदर, जाट और गुर्जर समीकरण है।
पिछली बार यहाँ पर टिकट काट दिया था उनका, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि विराटनगर में इंदिराज गुजर यहाँ पर चुनाव नहीं निकालेंगे। बांदीकुई में जीआर खटाना है, ये जरूर मुझे लगता है कि गुजर बहुल्य क्षेत्र है और सचिन पायलट के साथ रहे हैं बुरे समय में, तो ये चुनाव यहाँ पर निकाल सकते हैं। हाँ, ये सचिन अभी पायलट के ऑफिसर, बहुत ही नजदीकी है जी। हाँ, जीआर खटाना नजदीकी है। नदबई से जोगिंदर रवाना का बेहद भयंकर विरोध है। नदबई में मुझे लग रहा है कि जाट और वेस्ट गुजर आमने सामने होगा। पिछली बार जाट पट गए थे, तो यहाँ पर नदबई में जो बीजेपी ने टिकट दिया है, तो पूर्व मंत्री के लड़के को लिया है, केंद्रीय मंत्री के लड़के को, तो मुझे लग रहा है जगत सिंह कि को। जगत सिंह को टिकट दिया है, तो जगत सिंह यहाँ पर चुनाव निकाल लेंगे। बेगू में राजेंद्र विदुड़ी, ये इनका विरोध है काफी बेगू के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, तो मुझे लगता नहीं कि बेगू में चुनाव निकाल पाएंगे। और अब बात रही सचिन पायलट की टोंक में, तो सचिन पायलट यहाँ पर चुनाव निकाल लेंगे। हालांकि अशोक गहलोत चाह रहे अंदर अंदर खाने, कुछ सूचनाएं हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सचिन पायलट का विरोध कुछ मुस्लिम समाज कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन पायलट तो अब चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में भी लिख कर दे दिया है कि मैंने अपनी बेगम से तलाक ले लिया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हिंदू समाज उनको यहाँ पर वोट देगा, तो सचिन पायलट यहाँ पर चुनाव निकलते हुए नजर आ लेकिन रहे मुस्लिम हैं। समाज खफा हो सकता है भाई, लेकिन वो जाएगा हम्म, कहाँ? जाएगा तो कहाँ, वो तो सर वो मरता क्या नहीं करता वो वाली स्थिति है, तो कांग्रेस में ही जाएगा। शिव प्रकाश गुर्जर है नसीराबाद से, युवा एक लड़के, आपने देखा होगा, सब तस्वीरें भी वायरल हो रही है। 26 साल के एक लड़के को टिकट दिए, सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं नसीराबाद से, मुझे लगता है कि वो चुनाव निकाल लेंगे। खानपुर से, झालावाड़ से सुरेश गुर्जर ये चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि अभी वहां पर जो कोटा झालावाड़ जो पूरा इलाका है, वहां पे बीजेपी की लहर है, पहले भी रहती है। 2008 से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि कोटा झालावाड़ इलाके में बीजेपी की जबरदस्त लहर है, तो यहाँ पर बीजेपी चुनाव निकाल लेगी। अब बात करें पूर्वी राजस्थान की, जहां पर गुर्जरों का बड़ा दबदबा है, तो सर पूर्वी राजस्थान के अंदर जो जो इलाके आप देखेंगे, यहाँ पर दौसा से शुरू हो जाइए, दौसा के बाद सवाई माधोपुर, धौलपुर, जहां जहां आप देखेंगे ना सर, तो जबरदस्त लहर मुझे नजर आ रही है बीजेपी की। तो जो हम कल आप बात कर रहे थे सर 130 सीटों की, तो मुझे आज लगता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत का यहाँ पे विरोध हो रहा है, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा आज चप्पल पहन के मंदिरों में जा रहे हैं, तो ये, चप्पल नहीं, जूते पहन के। हाँ, तब चप्पल पहन के मंदिर में आज तस्वीरें वायरल हो रही है। गोविंद सिंह अच्छा, डोटासरा का कल विरोध हो रहा कल है। तो जूते की हो रही थी। हाँ, जूते पहन के। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा का विरोध हो रहा है, अशोक गहलोत का जमकर विरोध हो रहा है, जहां भी जा रहे हैं, कोटा में गए वहां विरोध हुआ। इसी तरह से इनके सभी विधायक और मंत्रियों का जगह जगह आक्रोश दिखने में ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर खाने बम्पर लग रहा है, लहर बीजेपी की निकल के सामने आ रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि सारे रिकॉर्ड फेल हो जाएं और सारे सर्वे जो दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सर ये जो सर्वे या जो हम लोग देख पा रहे हैं ग्राउंड पर, मुझे लगता है कि टिकट वितरण की बात छोड़ दे, तो मुझे लग रहा है कि अंदर खाने जनता बहुत नाराज है, और गुर्जर समाज जो मेन यहाँ पर भूमिका निभाता है। हम जातिवाद की बात नहीं करते, ले हम करते हैं कि जातिवाद गलत है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से, राजस्थान में कास्ट बेस ही यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो राजस्थान में गुर्जरों का बड़ा दबदबा है। 40-42 आप सीटें कह रहे थे, एमबीसी समाज मिलाए तो 50 से ऊपर हो जाती है। और पिछली चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताने में गुर्जर समाज की बड़ी भूमिका रही है। तो गुर्जर समाज के साथ जिस तरह से धोखा और छलावा, इतना ही नहीं, साथ ही सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा तक कहा गया और पार्टी की वादा खिलाफी वाला कहा गया, तो गुर्जर समाज को वो शब्द आज भी उनके जहन में है, उनकी उनके दिल में चुभे हुए हैं कि अशोक गहलोत ने इस तरह का, इस बार पहली बार अशोक गहलोत ने जातिवादी राजनीति की। आप देखिए, अशोक गहलोत ने कहा कि मैं सैनी समाज का हूं और मैं अकेला विधायक हूं, तो किस तरह से गुर्जर समाज को चिढ़ाया अशोक गहलोत ने। साथ ही अशोक गहलोत ने एक बात और कही सर, आप देखिए कि सभी समाजों के अलग अलग बोर्ड बना दिए, मतलब जातिवादी राजनीति को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और राष्ट्र प्रेम का काम कम करती है और जातिवाद के आधार पर राजनीति ज्यादा करती है। आप देखिए, पूरे सभी समाजों के अलग अलग बोर्ड बना दिए उन्होंने, हाँ, वो देवनारायण तो बोर्ड वही अलग बना दिया। छोटे-मोटे समाज, पता नहीं कोई 20-25 बोर्ड बना दिए जिनका कोई काम नहीं है। जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, समाजों को खुश करने के लिए इस तरह के बोर्ड बनाए गए हैं। जबकि जो भी समाज है वो ये चाहता है कि हिंदू सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे, राष्ट्र प्रथम की भावना हो, राष्ट्र हित की बात करें, हम उसको वोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा पूरा वोट बैंक सर शिफ्ट ऑन होके, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अब मोदी
की आंधी सी चलेगी राजस्थान में। मुझे लगता है कि 130 जो आप कह रहे थे परसों, बात कर रहे थे हम 2-3 दिन पहले, तो 130 से लेकर 150 भी क्रॉस कर सकती है बीजेपी। मुझे लग रहा है कि अंदर खाने जिस तरह का कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स हम देख रहे हैं, तो सारे सर्वे सर फेल होने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम एनालिसिस कर पा रहे हैं अभी कि सारे जितने भी सर्वे है ना वो फेल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि सर, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा कर रहे हैं अंदर के नेता, जो जो लुटेरी दुल्हन दगा करना चाह रही है, वो दुल्हन की यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर चलेगी सिर्फ नरेंद्र मोदी की। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर आम जनता समझती है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का जो बॉर्डर है, गंगानगर का बॉर्डर है, 4 यहाँ पे बॉर्डर पड़ते हैं, तो जनता यहाँ पे समझती है कि बॉर्डर को अगर सुरक्षित रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी रख सकता है। राष्ट्र प्रथम की भावना किसी की है तो वो नरेंद्र मोदी की है। और मुझे ध्यान है कि एक समय कांग्रेस की भी ये भावना थी, कांग्रेस के नेताओं की भी ये भावना थी कि बॉर्डर को अगर कोई सुरक्षित रखता है तो वही राष्ट्र सुरक्षित होता है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर की स्थिति में, मतलब राष्ट्र की स्थिति में सबसे ज्यादा हमारे बॉर्डर सुरक्षित है आज। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, राजस्थान के जो बॉर्डर है, सीमा हमारी सुरक्षा रहेगी जब देश सुरक्षित रहेगा। इसी भावना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और आप देखिए कि हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो सेना की स्थिति है, आज पहले से मजबूत हुई है। चाहे धारा कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे कोई और बात हो, तो यहाँ पर हमारी राष्ट्र की स्थिति मजबूत हुई है। और राजस्थान के शेखावटी से बहुत सारे सैनिक परिवार के लोग हैं। सेना में बहुत बड़ी संख्या में लोग राजस्थान से जाते हैं, चाहे शेखावटी की बात करें, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर की बात करें, चाहे गंगानगर की बात करें। तो हमारे शूरवीर इसी वीरभूमि से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि उनके परिवार का वोट भारतीय जनता पार्टी को होगा। और जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है वर्तमान समय में, उससे निकल के सामने आ रहा है कि जो आप बात कर रहे थे सर, कि 130 के ऊपर आपका सर्वे कह रहा था, अब मुझे लग रहा है कि धरातल पर जिस तरह का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिल रहा है, तो उससे नजर आ रहा है कि आपकी बात फलीभूत हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं आपकी बात का, या 130 से 150 सीटों तक, 150 के भी पार जा सकते हैं, क्योंकि गुजर यहाँ पे वोट कर रहे नहीं है। और मीणा भी नाराज बताए जा रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान में ईस्टर्न कनाल वाला प्रोजेक्ट, ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हुआ है। हालांकि उसका दोनों तरफ से असर है कि बीजेपी पे भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ कांग्रेस पे बोल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा असर है सर। और दूसरी बात सर, यहाँ पर जहां जहां दंगे हुए हैं, वहां वहां जनता के जहन में वो बातें, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण किया है, किस तरह से हिंदू समाज के लोगों को परेशान किया है, उन पे केस दर्ज किए गए। करौली के अंदर साफ साफ देखा गया किस तरह से मुस्लिम जो एक नेता थे, कांग्रेस के पार्षद थे, उनको जो दंगे के दौरान उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि हिंदू लोगों पर, हिंदू समाज के लोगों पर यहाँ पर 12-13 लोगों पर मामले दर्ज किए गए, उनको जेल हुई। इसी तरह से अन्य छबड़ा के दंगों में देखा गया, गुर्जर समाज के लोगों पर केस हुआ। इसी तरह से अन्य दंगों की बात करें, मालपुरा के अंदर जयपुर की बात करें, तो हिंदू समाज के लोगों को परेशान किया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है। और जनता जो है 25 तारीख को इसका हिसाब किताब पूरा देगी कि अशोक गहलोत ने किस तरह से नकारा, निकम्मा उनके ही नेता सचिन पायलट को बोला था, जो उनके हीरो थे उनको विलेन सा बना दिया। तो आप देखिए फिल्मों में भी दिखाया हमने कि हीरो को अगर विलेन बना देंगे तो जनता नाराज ही होती है देखने वाली। तो यहाँ पर भी ऐसा ये जो लग रहा है आप कि जनता ये लुटेरी दुल्हन की बात कर रहे थे, तो लुटेरी दुल्हन ने कई सारे कैंडिडेट खड़े करवाए हुए हैं सुना। क्योंकि लुटेरी सर दुल्हन ये लुटेरी चाहती दुल्हन है। है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो 100 के आसपास ही रह जाएं और बहुत ज़्यादा ना जाएं, तो जिससे लुटेरी दुल्हन को बाद में सौदेबाजी करने का अवसर बरकरार रहे। तो ये तो जो उनके बागी खड़े कराए हैं लुटेरी दुल्हन ने, इनकी क्या स्थिति है? देखिए सर, कई जगह त्रिशंकु बन रहा है, लेकिन जिस तरह की टेम्परामेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अब दीपावली के बाद माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री की जिस तरह से अब रैलियां हैं 2-3 जगह, जयपुर में भी रोड शो करेंगे वो, और 2-3 जगह रोड शो की सूचनाएं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो कल वो लुटेरी बाड़मेर दुल्हन है जिले में भी जा रहे हैं, बैतू में रैली है उनकी।
हाँ, बायतू बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है बायतू में। तो बायतू बहुत हॉट सीट हो गई है। यहाँ पे पोखरण इस क्योंकि तरह से हॉट बायतू सीट बिल्कुल है। बाड़मेर जिले के सेंटर में है और उससे जो है वो सारी सीटें इफेक्ट होती हैं। हाँ, बायतू से सारी सीटें इफेक्ट करती है। हनुमान बेनीवाल का भी वहाँ दबदबा है। और जो हरीश चौधरी है वो भी अपने आप में एक जननेता है। हालांकि हरीश चौधरी लास्ट में अभी सचिन पायलट के खेमे में नजर आए, तो वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इस तरह से मुझे लग रहा है कि अब जो लुटेरी दुल्हन ने जो बागी खड़े कराए हैं 15-1, मुझे लगता नहीं कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि एक सुनामी सी नजर आएगी। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, तो लुटेरी दुल्हन के सपने साकार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ सपना तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का साकार होने वाला है, क्योंकि फेस यहाँ पे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के फेस के आगे लुटेरी दुल्हन का फेस कहीं दिखता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पर जो लुटेरी दुल्हन है वो सिर्फ सपनों में ही लूटेगी बीजेपी को, असलियत में तो लूट नहीं पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इनके सरकार इनके बनाने कुछ जा जो रही है। प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स जो खड़े किए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लें, जैसे कि कहते हैं कि साहब की रूपबास बयाना में भी रितु बनावत को इन्होंने खड़ा किया है या अपने आप खड़ी हुई? सर रितु बनावत बेसिकली इनसे तो पहले तो नाराज थी। पिछली बार टिकट काटी एक बार तो इन्होंने। और अभी रितु बनावत मतलब ऋषि बंसल विद्यार्थी परिषद के रहे हैं, मुझे लगता नहीं इनके कहने पर खड़े होंगे। लेकिन वो चुनाव जीत जाएंगे सर। बयाना में जो स्थिति है ना, बयाना का गुजर उनको वोट दे रहा है। बयाना का गुजर बीजेपी को भी नहीं दे रहा, उनको वोट दे रहा है। बयाना का गुजर जो है, गुजर वोट है, वो उनको वोट दे रहा है। चुनाव जीत जाएगी। इसी तरह से मुझे लगता है कि यूनिस खान जो है वो इनके कैंडिडेट है, सीधे सीधे साफ तौर पे इन्हीं के ही बिल्कुल कह सकते हैं यस मैन है। तो यूनिस खान को इन्होंने ही खड़ा कराया हुआ डीडवाना से। और कौन खड़ा करा सकता है? यूनिस खान के बारे में तो सबको पता है। लेकिन खान साहब का चुनाव निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो भविष्य के घर में छुपा है। खान साहब तो फिर से जमानत जब्त होगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है खान साहब की जमानत जब्त होगी। मंदिर ही तोड़वा दिया पिछली बार, पिछले कार्यकाल में। वो एडवाइजर थे, जिससे इतनी बड़ी संख्या में जयपुर में मंदिर टूटे। और उनके घर में जो शिव शिव भगवान का मंदिर था वो तो टूटवा दिया सरकारी मकान में। आप सोचिए। दोबारा बनवा दिया था लेकिन। दबाव में बनवा दिया था, लेकिन दिल से नहीं बनवाया। इसलिए ईश्वर की कृपा उनके ऊपर नहीं है, मुझे लगता है। ईश्वर नाराज है, भगवान नाराज है। वो अल्लाह को खुश करने में लगे हैं बस। ये तो रानी को खाली खुश करके थोड़ी वहां पे जीत जाएंगे। रानी तो अभी तक गई भी नहीं, उनके कैंडिडेट जा भी नहीं सकती क्योंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं रानी तो कहां से जाएगी सर? रानी तो अपने राजाओं को जिताने में लगी है, अपने सेनापतियों को जिताने में लगी है। आप जरा बानसूर में बताएं रोहिताश शर्मा की क्या स्थिति है। वो भी रानी के कैंडिडेट है, घोषित अघोषित हाँ, आप भी घोषित। वो भी रानी के कैंडिडेट हैं, सही बात है। रोहिताश शर्मा उनके खास हैं। लेकिन यहाँ पर उनको जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है देवी सिंह एक बड़े कैंडिडेट है। यहाँ हो सकता है बीच में शकुंतला रावत जीत जाए, लेकिन शकुंतला रावत का भी गुर्जर समाज का यहाँ पर वो मतलब वोट बैंक नहीं पड़ेगा, वोट नहीं पड़ेगा गुर्जर समाज का। सर एक बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पूरे फैक्टर में आप देखें ना, तो दोनों भाई बहन की मिली भगत लग रही है। क्योंकि अशोक गहलोत के भी कुछ लोग बागी खड़े हो गए निर्दलीय, उनके उनके बिना बोले वो खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह से यहाँ पर रानी के भी कुछ लोग बागी खड़े हो गए। तो दोनों ने अपने अपने बागी खड़ा कर रखे हैं भाई बहन ने, कि मिली भगत करके सरकार बना लेंगे, फिर 5 साल जनता को लूट लेंगे, और जनता, राजस्थान की जनता यूं ही लूटती रहेगी, और जनता परेशान होती रहेगी। विकास कुछ होगा नहीं राजस्थान में। जो विकास होना चाहिए, राजस्थान की जो आओ पधारो हमारे साथ जो संस्कृति है, उसका कुछ नहीं होगा सर। यहाँ पे यही चलता रहेगा। यहाँ तुष्टीकरण होता रहेगा, हिंदू मंदिर टूटते रहेंगे, और मुस्लिम अपीसमेंट होता रहेगा, जनता परेशान होती रहेगी। नूह जैसी घटनाएं राजस्थान के आसपास के इलाकों में होती रहेगी, और हिंदू समाज प्रताड़ित होता रहेगा। हिंदू बस्तियों में पानी नहीं मिलेगा, मुस्लिम बस्तियों में पानी मिलेगा। तो ये तो मैं खुद देख के आया रामगढ़ के अंदर कि तो जहीरा, सॉरी, साफिया है, उसने हिंदू बस्तियों में तो पानी, जल जीवन मिशन का जो पैसा आया था
नहीं लगवाया, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में लगवा दिया। तो ये हालत, अगर ऐसा ही ये मिलीभगत का खेल चलता रहेगा तो ऐसे ही हालत हिंदू समाज की होती रहेगी, दंगे होते रहेंगे, हिंदू पिटता रहेगा और हिंदू जलता रहेगा। हिंदू समाज के साथ इस तरह से प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। आपने आखिर कब रामगढ़ तक का नाम सरवाइव। लिया तो रामगढ़ में भी त्रिकोणीय है, वो सुखवंत को वो सुखवंत को भी वसुंधरा वो भी रानी ने रानी ही खड़ा कैंप। करवाया। हाँ, रानी ने खड़ा करवाया, उनको पंप देके, हवा देके बंद कर दिया। 3 दिन मोबाइल आलाकमान के बीजेपी के नेताओं से बातचीत नहीं हो पाई, फ़ोन बंद कर इधर-उधर थे वो। और उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जिस चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से, जो चंद्रशेखर आज़ाद हिंदू देवी-देवताओं को गाली बकते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद हिंदू समाज को मानते नहीं हैं, जो कहते हैं कि दलित हिंदू नहीं है। ऐसे पार्टी से सुखवंत चुनाव लड़ रहे हैं, जो कभी राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रथम की भावना की बात करते थे, जो हिंदू समाज की बात करते थे, ऐसी ऐसी पार्टी से तो वो चुनाव लड़ रहे हैं सुखवंत। और कहाँ हिंदू समाज वो वोट देगा? मुझे लगता है कि सुखवंत तो चौथे-5वें नंबर पे रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो निर्दलीय लड़ते तो शायद हो सकता है कि वो नुकसान कर पाते बीजेपी को, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो एएसपी जो पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उस पार्टी का जी। विचार ही ये रहा है कि दलित हिंदू नहीं है। जो हिंदू समाज को बाँटने का काम, जो हिंदू समाज को तोड़ने का काम जो पार्टी करती है, जो हिंदू देवी-देवताओं का अपमान जो पार्टी करती है, हिंदू देवी-देवताओं का अपमान जो चंद्रशेखर रावण करते हैं, उस पार्टी के कैंडिडेट सुखवंत है, तो वो कहाँ से जीत पाएँगे? मतलब रानी ने ऐसे-ऐसे नहीं, कैंडिडेट जीत खड़े तो नहीं कराए हैं पाएँगे, कि लेकिन रानी का तो सारा का सारा कैलकुलेशन ये है कि भई जहाँ-जहाँ बीजेपी वाले को हरा सको वहाँ हरवा दो, जिससे कि वो 130-140 पे ना जा पाए, 100 के आस-पास टिका रहे और उसके बाद फिर रानी जो है वो अपने खेमे बंदी करके और ब्लैकमेल कर सके हाई कमांड को। देखिए, वो यही चाहती है कि सर कि 80-90 के आस-पास रहे और मैं ब्लैकमेल करूँ और मैं मुख्यमंत्री बनूँ। लेकिन वर्तमान जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, वो इतना मजबूत और सक्षम है, सुदृढ़ है कि वो इनसे ब्लैकमेल होने वाला नहीं है, इनकी बातों में आने वाला नहीं है। वो अपने आप में सुदृढ़ है, वो अपने आप में उनका एक प्लानिंग है, वो उस प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। उस प्लानिंग के तहत मेरा विश्लेषण ये कहता है कि वो 140 से 150 के पार हो गए। आप देख लीजिए सर, आपके चैनल पे ये नोट कर लीजिएगा। मैं आपके दर्शकों को दावा कर रहा हूँ कि बीजेपी 130 के ऊपर होगी और 150 के आस-पास बीजेपी जाके, और हो सकता है सुनामी आ जाए तो 150 के भी पार हो जाए। जिस तरफ से गुर्जर समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस तरफ से हिंदू समाज में कांग्रेस के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है, उससे मुझे विश्लेषण मेरा ये कहता है कि बीजेपी यहाँ सुनामी आएगी, किसी रानी-वानी की चलने वाली नहीं है, और रानी अब अपने महल में ही बैठेगी, ऐसा लग रहा है मुझे तो। धौलपुर धौलपुर अच्छा, के महल में ही बैठेगी। हमने भीलवाड़ा में जहाजपुर की तो बात कर ली, लेकिन भीलवाड़ा में एक महत्वपूर्ण जो गुर्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आसींद है। हाँ, आते ही है और सब। आसींद वो है जहाँ पर देवनारायण जी का, भगवान देवनारायण का मंदिर भी है और हुँ। वहाँ से काफ़ी कुछ गुर्जर राजनीति का संचालन होता है। तो वहाँ पर क्या स्थिति है? सर आसिंद में जो आसिंद के अंदर जो मुझे ध्यान आ रहा है, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आसिंद में, वो गुर्जर गुर्जर ही हैं सर आसिंद में। एक मिनट, आसिंद में जी, मैं पीपला बताऊँ? दासपुर। हाँ सर बताइए। 1 मिनट आसिंद में मेरे सामने बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, आसींद, हंगामी लाल मेवाड़ा वर्सेस जब्बर सिंह सांखला, बीजेपी जब्बर सिंह सांखला। गब्बर सिंह चाकला सर वहाँ पे चुनाव मुझे लगता है कि निकाल लेंगे। गब्बर सिंह चाकला वहाँ पुराने लीडर हैं, युवाओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आसिंद में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों रैली हुई थी, सभा हुई थी, देवनारायण भगवान की जो उत्सव था उसमें जाके आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहाँ पर एक उसके बाद एक फेक नैरेटिव भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया गया कि प्रधानमंत्री ने एक लिफाफा डाला, उस लिफाफे में इतने पैसे निकले, शायद ₹11 या ₹21 शायद ऐसा कुछ चलाया गया। पर लेकिन सर ऐसा नहीं था, प्रधानमंत्री ने कैश पैसे डाले थे। फेक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने चलाया, कुछ वामपंथी पत्रकारों ने चलाया, जिसका साफ बाद में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने और तमाम लोगों ने बताया कि ये झूठा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने फैलाया है और वो तो गुर्जर वहाँ के समाज। जो पुजारी थे उन्होंने ही इसको खंडन कर दिया था।
हाँ, पुजारी ने भी एक्सपोज़ कर दिया, सब सब जनता के सामने लेके आ गए, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई लिफाफा नहीं निकला। लेकिन एक फेक नैरेटिव की जो दुकान है कांग्रेस पार्टी के पास, वामपंथी पत्रकारों की एक जो दुकान सजा रखी है उन्होंने यहाँ पे राजस्थान में, जगह-जगह एक लॉबी तैयार कर रखी है अशोक गहलोत के पास, और कुछ दुकान में सामान तो बचा नहीं है। वो एक फेक नैरेटिव वाली दुकान उनके पास है, वो भी सिर्फ़ मुझे लगता है कि 10-15 दिन की और है, मतलब 3 तारीख तक की दुकान है, वो दुकान अब अच्छा, इधर-उधर ये बात भी चल रही है छुपी। कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो हैं वो साथ-साथ प्रचार करेंगे, ऐसा आपको दिख रहा है क्या होते हुए? सर देखिए, अब बड़े हास्यास्पद बात है कि हँसने वाली बात है कि इतने दिन से तो सचिन पायलट की फ़ोटो पोस्टरों में थी नहीं। जब इनको लगा, एक नैरेटिव बिल्ड होने लगा कि गुर्जर समाज अशोक गहलोत से नाराज़ है, तो मैं कल देख रहा था कुछ पोस्टरों में सचिन पायलट के बड़े-बड़े फ़ोटो नज़र आ रहे हैं। बताइए, इतने दिन और फिर जाट को नाराज़ कर दिया, डोटासरा को हटा के सचिन पायलट की फ़ोटो लगा दी। तो जाट नाराज़ हो गए, जाट समाज में एक माहौल चल गया। तो निर्णय अशोक गहलोत खुद निर्णय की स्थिति में नहीं है। मतलब उनका मुझे लग रहा है मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो ढंग से समझ नहीं पा रहे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर उनको सचिन पायलट की फ़ोटो लगानी थी, तो पहले ही लगानी थी। अब क्या दिखावे की फ़ोटो लगानी? गुर्जर समाज जानता है कि उनको नकारा, निकम्मा क्या-क्या नहीं कहा गया आपने। किस-किस तरह के शब्द एक मुख्यमंत्री ने एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के सामने इस्तेमाल किए, जो कि गुर्जर समाज का कद्दावर नेता है। केवल राजस्थान नहीं, अपितु उनके वोट बैंक यूपी के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, कई प्रदेशों में गुर्जर समाज उनको पसंद करता है। तो ऐसे ऐसे नेता के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, अब सिर्फ़ दिखावे के लिए, वोट बैंक प्राप्त करने के लिए आप एक बड़ी-सी फ़ोटो लगा दो, चस्पा कर दो कि सचिन पायलट मेरे साथ हैं। दो और सुनो, अब मैं आपको दिखा दूँगा सर तस्वीरें भी। दबाव में आके हो सकता है सचिन पायलट इनके साथ में प्रचार भी करें, अजमेर के आस-पास सूचना मिल रही है। लेकिन तस्वीरें साथ मिलेगी, लेकिन दिल मिले नहीं है। ये मुझे भी पता है अंदर से, दिल मिल भी नहीं सकते। ज़ख्म इतने गहरे हैं कि दिल मिलेंगे नहीं। क्योंकि ये तस्वीरें बहुत सी बार, साढ़े 4 साल से सर राहुल गांधी जब भी आते हैं, तो इनकी तस्वीरें साथ मिलती है, लेकिन दिल मिलते नहीं है। दिल कैसे मिलेंगे? ज़ख्म इतने गहरे हैं दिल के अंदर। जी, तो अंत में टूटा एक दिल हो बार गया। फिर से हम थोड़ा ज जयपुर की जो 19 सीटें हैं, उ उन पर चर्चा एक बार फिर से कर लेते हैं। पिछली बार हमने थोड़ा बहुत उसका ऊपर-ऊपर किया था। अब हुँ, तो थोड़ा माहौल जो है वो बन गया है, तो अब जयपुर की जो 19 सीटें हैं, सबसे अधिक जयपुर ज़िले में ही हैं 19 सीटें। तो इनमें अब आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? मैं एक-एक करके पूछ लेता हूँ। कोटपुतली में तो आप हंसराज पटेल को आगे बता रहे हैं बिल्कुल सर। और विराटनगर में आपने कुलदीप धनखड़ को आगे बता दिया। इन दोनों स्थानों पर गुर्जरों की अच्छी संख्या है। शाहपुरा हुँ, में यादवों की बैटल में क्या मनीष यादव। मनीष मुझे लगता है वर्सेस सर, उज्जैन में आलोक बेनीवाल तो नहीं निकल जाएँगे? निकल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मनीष यादव वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5 साल पूरे काम किया धरातल पे, सचिन पायलट से जुड़े रहे हैं, तो पायलट का भी अच्छा दबदबा है, वहाँ गुर्जर समाज का वोट बैंक भी है, तो मुझे लगता है सचिन पायलट यहाँ निकल सकते हैं या फिर आलोक बेनीवाल। उपेंद्र यादव ने बीजेपी ने टिकट दी है, लेकिन उपेंद्र यादव अचानक से जाके वहाँ चुनाव, हालाँकि बड़ा चेहरा है उपेंद्र यादव और बहुत मेहनत की है बेरोज़गारों के लिए, बेरोज़गारों की आवाज़ राजस्थान में उठाई है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर उनके हैं, लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन सर क्या होता है कि ये सोशल मीडिया से चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव धरातल पे जाके लड़ा जाता है और उपेंद्र यादव वहाँ पर अ, उपेंद्र यादव का एक लाभ बीजेपी को मिल सकता है, जितने भी बेरोज़गार हैं, जिनके खिलाफ जिनके पक्ष में उपेंद्र यादव ने बात उठाई है छात्रों के लिए, वो सारा वोट बैंक बीजेपी को जा सकता है। ओवरऑल 200 सीटों पे उपेंद्र यादव का बीजेपी को फ़ायदा है, लेकिन वहाँ पर समीकरण अभी बनने में थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि उनके पास एक बड़ी फ़ौज है युवाओं की। सर वैसे जयपुर संभाग की पूरे की बात करें तो 50 सीटें हैं। 10 कांग्रेस की नज़र आ रही हैं, 17 मुझे भाजपा की और 23 पे काँटे की टक्कर है। तो मुझे लगता है 23-20 के आस-पास काँटे की हुँ, टक्कर है। तो हुँ। शा जैसे ये उपेंद्र यादव वाली जो चोमू सीट है, में तो बीजेपी आ गई है, चोमू में रामला रामलाल शर्मा जीत जाएँगे सर, चोमू में। फुलेरा में बीजेपी निर्मल कुमावत फुलेरा निर्मल कुमार वापस से रिपीट करेंगे, वहाँ उनका अच्छा दबदबा है, और बहुत काम किया है बाबूलाल तो। नागर का क्या हाल है दूदू में? बाबूलाल नागर का सर विरोध हो रहा है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि मैं परसों भी तस्वीरें देख रहा था कि बाबूलाल नागर जैसे
दिग्गज नेता जो कांग्रेस के लिहाज से मैं नहीं कहूँगा दिग्गज है, लेकिन मुझे तो उनको रेप का आरोप लगा था इसलिए मैं दिग्गज नहीं कह सकता। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेसी मानते हैं वो दिग्गज है। तो वहाँ पर उनका विरोध देखने को मिल रहा है कुछ समाजों में और उन्होंने मतलब अपना-पराया बहुत किया उन्होंने पूरे 5 साल में। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। कुछ लोगों पे केस भी दर्ज करा दिए, तो ऐसी समाज में भी उनका विरोध देखने को मिल रहा है। बाबूलाल नागर का टफ चुनाव है यहाँ पर। बाबूलाल नागर चुनाव इस बार हार सकते हैं। जी। झोटवाड़ा में राजवर्धन, आमेर में राज्यवर्धन सर राज्यवर्धन अब चुनाव निकाल लेंगे क्योंकि सर वहाँ पे राज्यपाल जो थे वो चुनाव बैठ गए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अमित शाह जी का फ़ोन आया और वसुंधरा जी का जो था वो नहीं चल पाया यहाँ पे। वो चाह रही थी राजपाल सिंह शेखावत चुनाव लड़े लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो राजपाल सिंह के बैठने के बाद मुझे लग रहा है राज्यवर्धन अच्छी वोटों से माध्यम से यहाँ चुनाव निकालेंगे। लहर नज़र आ रही है कांग्रेस के बहुत से लोग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहाँ पे शामिल करा दिए, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। आमेर? सर आमेर में मुझे टक्कर लग रही थी लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सतीश पूनिया अच्छे वोटों से यहाँ चुनाव जीत जाएँगे। क्योंकि एक टेम्परामेंट बना है चुनाव का, तो मुझे लग रहा है कि सतीश पूनिया अभी पहले से ज़्यादा वोटों से चुनाव यहाँ पे जीतेंगे। जमुआ रामगढ़? जम्मा रामगढ़ सर थोड़ा टक्कर का मामला है लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीत जाएँगे। जम्मा रामगढ़ टक्कर का मामला है थोड़ा-सा, क्योंकि वो आप जानते हो उनको तो अच्छी तरह जो चुनाव लड़ रहे हैं। आप महेंद्र पाल मीणा वर्सेस गोपाल लाल मीणा। गोपाल लाल मीणा मुझे हवा लगता नहीं हवा थे महल में जो है हमारे संत बाल मुकुंद जी। हाँ, सर मोदी के रैली के बाद पूरा ऐसा ज़बरदस्त माहौल बनेगा वहाँ पर। आप देखिए रोड शो यहाँ पे होगा ना जयपुर के परकोटे में, तो हवा महल में बाल मुकुंदाचार्य जी मुझे लगता है अच्छे तो नहीं टक्कर का मामला है लेकिन चुनाव जीत जाएँगे। अंदर खाने महेश जोशी के लोग उनको जी। सपोर्ट कर रहे हैं और एक पूरा सिविल हिंदू लाइन्स की समाज सीट उनको में प्रताप सिंह खाचरियावास आगे बताए जा रहे हैं। हाँ, सिविल लाइन्स में सर थोड़ा टक्कर का मामला बताया जा रहा है लेकिन जैसे-जैसे समय पास आएगा तो सिविल लाइन्स भी एक एक्चुअली समय नहीं मिला गोपाल जी शर्मा को, यहाँ पर समय नहीं मिला। गोपाल शर्मा जो पत्रकार है उनको उतारा गया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार को टिकट दी है। तो यहाँ पर पत्रकारों में भी खुशी की लहर है लेकिन सर समय कम मिला है और प्रताप सिंह ने बहुत काम किया है कोरोना में। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट समय में आते-आते बहुत टक्कर हो जाएगी। ये स्थिति थोड़ा गंभीर ज़रूर है लेकिन मुझे लगता है ठीक हो जाएगा सब कुछ। ऑल इज़ वेल और सर आदर्श नगर का भी एक रवि नैयर का आदर्श नगर और किशन पोल, यहाँ 2 मुस्लिम विधायक हैं इस समय वर्तमान में कांग्रेस के। यहाँ क्या होगा? आम सर आमीन का तो आपने बताया आमीन कागजी का कि लव जिहाद किया है इन्होंने। मैं आपका वीडियो देख रहा था। किया तो तो रफीक दोनों ने ने भी सर है। दोनों ने किया है सर, रफ़ीक खान ने भी किया है। आदर्श नगर में रफ़ीक खान ने भी लव जिहाद किया है। उसकी भी 2-3 बीवियाँ हैं। एक तो शायद जैन जैन समाज की हैं। तो ऐसा नहीं है कि लव जिहाद एक ने किया है। ये तो इनके तो सब चलता है ना। कल मैं उनका बालकनाथ जी का इंटरव्यू ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि इनके पुरुष प्रधान समाज है और इनके सब चलता है, कितनी बीवियाँ रखो, कितना ही अत्याचार महिलाओं के साथ करो, इनके में सब चलता है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ महिलाएँ हो सकता है मुस्लिम महिलाएँ भी वोट दे दें बीजेपी को। हालाँकि बहुत संभव नहीं है ये, लेकिन हो सकता है जैसे यूपी में दिए थे नहीं, ट्रिपल ये तलाक तो का। ये तो होता नहीं है, ये तो मुश्किल है। ये नहीं, असंभव है बल्कि। आदर्श नगर में भी सर भीतरघात की संभावना लग रही है मुझे, कि वसुंधरा जी के खास सिपे सलार की टिकट कटी है अशोक परनामी की। हो सकता है अपने हाँ। लोगों से रवि नैयर बेचारे सीधे आदमी हैं और गो सेवा गोभक्त हैं, हमेशा गायों की सेवा करते रहते हैं। हिंदू समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं, हिंदू बच्चियों अशोक को पढ़ाते हैं। परनामी जी ने तो वो पालड़ी मीणा वाली जो है वो बांग्लादेशी कॉलोनी ही विकसित की है, इसके अतिरिक्त तो उनका कोई विशेष योगदान है नहीं। हाँ, उनका यही योगदान है, बड़ा योगदान यही है तो कि बांग्लादेशी उन्होंने तो वैसे ही रफ़ीक खान को वोट दिए थे। हाँ, बांग्लादेशी तो जो मुस्लिम है वो तो रफ़ीक खान का ही वोट बैंक है और वहाँ पे वोट बैंक भी उन्होंने बढ़वाया है और पूरे 5 साल हिंदू समाज परेशान रहा है। हिंदू लोगों को प्रताड़ित किया है, हिंदू लोगों के काम नहीं किए, सिर्फ़ दिखावे में कुछ एक हिंदू मंदिरों में जाके उसने दिखावा किया, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। आमागढ़ की पहाड़ी वाला मैटर आया, डॉक्टर करुणलाल मीणा जाके वहाँ भगवा ध्वज फहरा के आए। जब उसने पूरा साथ दिया,
वो जो मीणा विधायक थे उनका। और बस्सी में एक बार फिर से निर्दलीय? हाँ, बस्सी में सर मुझे निर्दलीय नजर आ रहा है। अंजू धान का शायद खड़ी हुई है सर निर्दलीय, पहले भी विधायक रही हैं वो। हाँ, 2 बार। और क्या है कि सर दौलत सिंह मीणा जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, वो मुझे लगता है अंदर खाने सपोर्ट कर रहे होंगे अंजू धान का को। बस्सी में मुश्किल नजर आ रही है बीजेपी। बीजेपी ने टिकट एक अधिकारी को दी, आप जानते हैं उनको। हाँ। कैसे टिकट दी है, क्या किया है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है वहाँ बीजेपी के लिए। लेकिन ओवरऑल बीजेपी यहाँ एक अच्छे। एक सीट बचती है चाकसू की, जो एससी की सीट है। सर वेद चाकसू में भी प्रकाश कल सर वेद को। प्रकाश सोलंकी का विरोध देखने को मिला। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी और तमाम जगह वायरल हो रही थी। ये चाकसू में वेद प्रकाश सोलंकी का विरोध देखने को मिला। हालांकि वो सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, सचिन पायलट के सबसे करीबी हैं, चाकसू में भी गुर्जर समाज के वोट हैं, लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी को अशोक गहलोत का खेमा हराना चाहता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ऐसा कोई मिरेकल वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी वेद प्रकाश सोलंकी चुनाव हार जाए, क्योंकि अभी की स्थिति तो टक्कर वाला मामला है। लेकिन अंत में जाते जाते क्या माहौल बनेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 19 की आप बात कर रहे थे, पूरे संभाग की बात नहीं कर रहे, तो 19 में से 14-15 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और राजस्थान में 140 के पार भारतीय जनता पार्टी आएगी। आपका भी यही सर, पहले ही आप मुझे 2-3 दिन पहले बता रहे थे, लेकिन मैं ग्राउंड पे जाके वो आया तो था, हमने लेकिन पोल अभी मैं किया था, देख। ओपिनियन पोल है, उस समय 132-54 था। अब एग्जिट पोल करेंगे तब पता चलेगा क्या होगा। लेकिन स्थितियां तो इस समय जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बस ये ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और रानी से सचेत रहें, तो ये कार्य भी संभव है। रानी को तो सर अब अभी मुझे लग रहा है अगली कि बार हम आपसे मेवाड़ और मारवाड़ की बात करेंगे। और ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।